हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास वंस अगेन। और हम लोग अपने डिस्कशन को आज आगे बढ़ाएंगे और हार्ट में अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे और देखेंगे कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और आज हम हार्ट बीट के डिस्कशन के साथ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले बेटा हार्ट बीट के बारे में एक चीज़ समझ लो। हार्ट बीट क्या है? जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि हार्ट कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है और पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमने पढ़ा कि हार्ट की जो वॉल थी उसमें एक वॉल का जो पार्ट पढ़ा हमने वो कौन सा था? मायोकार्डियम। और हमने देखा कि उसमें प्रेजेंस ऑफ मसल्स हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ मसल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हार्ट कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन। पूरा हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझ पा रहे हैं? मतलब एक टाइम पर एट्रिया और एक टाइम पर वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो हार्ट का नेचर कैसा है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन करना। ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। और जब हमने पढ़े नोडल टिश्यूज़ तो हमने वहाँ पर ऐसे नोड को बहुत मेजर तरीके से स्टडी किया और हमने कहा कि ऐसे नोड भी वो है, क्या है? मसल है। ठीक है, कैसी मसल है? जो मॉडिफाइड हो गई है और उसे अब एक्सटर्नल सिग्नल की ज़रूरत नहीं है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो फिर क्या हुआ? ऐसे नोड क्या करता है? अपने आप एक्शन पोटेंशियल या फिर हम कहते हैं कि इम्पल्सेस जनरेट करता है। ठीक है, उसने इम्पल्स जनरेट किया और हार्ट ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर रिलैक्स किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर रिलैक्स किया। फिर हमने एक नया टॉपिक पढ़ा, फिर देखा कि ऑटोमेटिक रिदमिसिटी, यानी कि हार्ट एक रिदम में खुद ऐसे नोड की हेल्प से क्या करता रहता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। तो बेटा हार्ट की ये जो ऑटोमेटिक रिदमिसिटी है, ठीक है, यानी कि एक रिदम में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और उसका रिलैक्सेशन, इसी को क्या बोल देंगे? हार्ट बीट बोल देंगे। समझ पा रहे हो? यानी कि जो भी हार्ट है हमारा वो एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है। समझ पा रहे हो? हार्ट बीट के अंदर हम दो टर्म्स और पढ़ेंगे जो कि हैं सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल वो पोजीशन है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और डायस्टोल वो पोजीशन है जब हार्ट रिलैक्स मोड में होगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बेटा ये है कि हार्ट बीट क्या है। अगर बात की जाए स्पेसिफिक एक डेफिनेशन की तो हार्ट बीट क्या है? अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। समझ पा रहे हो? पर मिनट। आगे हम देखेंगे कि एक मिनट में हार्ट कितने टाइम्स बीट करता है। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया एंड देन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स किया। इसी को हमने क्या बोल दिया कि हार्ट ने बीट किया। ठीक है, इज नोन एज हार्ट बीट। ठीक है, अब बेटा हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन भी है और रिलैक्सेशन भी है। समझ पा रहे हो? तो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो फेज़ होगा हम उसको कह देंगे सिस्टोल और रिलैक्सेशन वाला जो फेज़ होगा बेटा उसको बोल देंगे डायस्टोल। समझ पा रहे हो? और पूरे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बोला हमने हार्ट बीट, यानी कि एक हार्ट बीट के दो फेजेस हो गए, सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, वन heartbeat has two phases। ठीक है, कौन कौन सी फेजेस हैं बेटा? सिस्टोल है और क्या है? डायस्टोल है। ठीक है, डायस्टोल। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्शन बोलें तो कॉन्ट्रैक्शन की हिंदी क्या होती है बेटा? सिकुड़ना। तो यहाँ पर अगर कभी भी भूल जाओ तो एस फॉर याद रखो, सिकुड़ना। ठीक है, तो जब सिकुड़ेगा तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अदर क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो?
अब यहाँ पर एक कनेक्शन है SA नोड से, ठीक है। जब हमने बेटा SA नोड के बारे में स्टडी किया, SA नोड, तो हमने क्या कहा कि ये एक पावरफुल इम्पल्स जनरेटर है, ठीक है। और 1 मिनट में लगभग कितनी इम्पल्सेस जनरेट कर सकता है? तो बेटा हमने कहा 70 से 75। समझ पा रहे हैं? तो जितनी इम्पल्स SA नोड जनरेट कर सकता है, एक हार्ट उतने ही बार क्या करेगा? बीट करेगा। समझ पा रहे हो? यानी कि SA नोड के इम्पल्स जनरेट करने की रेंज कितनी है? 70 से 75, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर रिलेट करेंगे और बेटा यहाँ पर लिखेंगे कि एक जो नॉर्मल पर्सन है, अ नॉर्मल एडल्ट, ठीक है, और वो बेटा कैसा है? हेल्दी है, वो हेल्दी है, उसमें हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होता है, ठीक है। 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट्स। समझ पा रहे हो? ये 72 टाइम कहाँ से आया? SA नोड के इम्पल्स जनरेशन से। समझ पा रहे हैं? तो ये किसके बारे में हमने स्टडी किया कि आखिर हार्ट बीट किसे कह रहे हैं। एक सिस्टोल, एक बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया और वापस अपनी पोजीशन में आ गया रिलैक्स होके। पूरे को हमने कह दिया कि एक बार हार्ट ने बीट किया, और ऐसे कितने फिनोमिना 1 मिनट में हो रहे हैं, तो टोटल हमने बोल दिया 72 टाइम्स। समझ पा रहे हो? अब एक कंडीशन आती है बेटा, एक कंडीशन आती है कि अगर किसी पर्सन में नॉर्मल से हार्ट रेट कम हो जाता है, यानी कि हार्ट बीट क्या होती है? कम हो जाती है। यानी कि नॉर्मल जो हार्ट बीट का रेट है 72 टाइम्स, इससे काफ़ी टाइम्स हार्ट बीट कम हो जाती है। समझ पा रहे हो? तो जब लेस नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, लेस नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ठीक है, हार्ट बीट्स का नंबर कैसा है? कम हो गया है, तो इस कंडीशन को बेटा कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। और इसी के अपोजिट दूसरी कंडीशन लेंगे, एक कोई ऐसा पर्सन जिसमें नॉर्मल रेट से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, मोर नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, तो बेटा इस कंडीशन को बोल देते हैं टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया। तो यहाँ से याद रखोगे कि जब नॉर्मल हार्ट बीट से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया, और जब नॉर्मल हार्ट बीट से रेट कैसा हो जाए? बहुत ज़्यादा हो जाए, तो टैकीकार्डिया। अब यहाँ पर एक बात समझो, 72 टाइम्स पढ़ा हमने, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर 73 कर दिया जाए तो तुम कह दोगे टैकीकार्डिया, नहीं। यहाँ पर 71 कर दिया जाए तो तुम कह दोगे ब्रेडिकार्डिया, नहीं। ये यहाँ पर जो डेटा है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। लगभग 20-25 टाइम्स लेस, 20-25 टाइम्स ज़्यादा, तब हम कंडीशन देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1-2 नंबर ज़्यादा लिख दिया और तुमने कह दिया नहीं टैकीकार्डिया हो गया, तुमने कह दिया नहीं ब्रेडिकार्डिया हो गया। समझ पा रहे हो? ये किसके बारे में हमने बात की? हार्ट बीट के बारे में। अब बेटा अपने दूसरे टॉपिक पर चलेंगे और देखेंगे कि ये जो रेट ऑफ हार्ट बीट है, ये बढ़ता कब है, ठीक है, इंक्रीज़ कब होगा। सपोज़ तुम गए, कोचिंग से घर गए, स्कूल से घर गए और तुमने खाना खाया, तो जैसे ही फूड इनटेक होगा, ठीक है, आफ्टर द फूड इनटेक हार्ट बीट क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। समझ पा रहे हो? तो हार्ट बीट कब इंक्रीज़ होगी? सबसे पहला आफ्टर फूड इनटेक, खाना खाने के बाद हार्ट बीट बढ़ती है, ठीक है। दूसरा, जब तुम एक्सरसाइज कर रहे होते हो तब हार्ट बीट बढ़ती है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज
या फिर कोई दूसरा फिजिकल वर्क कर रहे हो, तब हो बेटा क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी। समझ पा रहे हो। तीसरा, जब बेटा टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होगा तो हार्ट बीट क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि बेटा जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और जब बेटा प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम क्या कह देंगे कि पीएच कम हुआ है। जैसे कि प्रोटॉन H+ आयन है ना बेटा, जब ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे तो पीएच किधर शिफ्ट होगा, एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जब इसे पीएच स्केल पे देखेंगे तो हम देखते हैं कि एसिडिक पीएच की तरफ जैसे ही शिफ्ट होते हैं तो हम कहते हैं पीएच डिक्रीज हो गया है। तो जब बेटा पीएच डिक्रीज होगा, समझ पा रहे हो। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें क्या होगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, समझ पा रहे हो। और यहाँ पर ये रिलेशन हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हार्ट से एक सिग्नल जाता है, ठीक है, ब्रेन में, कि यहाँ पर इन केमिकल्स का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो। तो ये हुआ केस किसका, कि हार्ट बीट आखिर बेटा बढ़ेगी कब, समझ पा रहे हो। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर आता है कि रेगुलेशन कैसे होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये और इसको बस 2 लाइंस में आपको याद रखना है। वैसे तो हमने पढ़ा कि जो ऐसे नोड है वो खुद से इम्पल्सेस जनरेट करता है और हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन रखता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर कुछ 2 नर्व्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कंट्रोल किससे होगा, तो यहाँ पर 2 नर्व्स के बारे में पूछा जाता है। एक है सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है बेटा, और दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब जब बेटा इसको नर्वस सिस्टम से ज़रा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसा होता है, जो हमें एक्टिव रखता है, हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को बढ़ाए रखता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक कैसा है, जब हम पड़े हुए होते हैं, कोई बॉडी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों नर्व्स क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं किसको, ऐसे नोड को, ए नोड, समझ पा रहे हो। और जब सिंपैथेटिक नर्व से सिग्नल जाएगा किस पे, ऐसे नोड पे, तो बताओ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिविटी को बढ़ा रहा है तो वो हार्ट बीट रेट को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है बेटा। जबकि यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, यानी कि हम पड़े हुए हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो जब यहाँ पर ये कंट्रोल करेगा ऐसे नोड को तो हार्ट रेट कम होगा, ठीक है, डिक्रीज हार्ट रेट, समझ पा रहे हो। तो ये था किसके बारे में बेटा, हार्ट बीट और रेट ऑफ हार्ट बीट कब बढ़ता है और उसका रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो फिर ज़रा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखेंगे कार्डियक साइकिल, यानी कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। समझ पा रहे हो,
कार्डियक साइकिल, यानी कि अभी जो हम पीछे से बात करते चले आ रहे हैं कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट रिलैक्स कर रहा है, ऐसे नोट कंट्रोल कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, समझ पा रहे हो। तो इस पूरे एक फिनोमेना को, यानी कि, और जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यहाँ से ब्लड यहाँ गया, यहाँ से ब्लड यहाँ गया, यहाँ से ब्लड यहाँ गया, तो ये पूरा फिनोमेना, एक बार हार्ट ने किया कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड पंप हो गया, हार्ट हो गया रिलैक्स, ब्लड बॉडी पार्ट से वहाँ पर आकर फिर से भर गया, ये पूरा फिनोमेना क्या हो जाएगा, कार्डियक साइकिल हो जाएगी। समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले ये ध्यान दो यहाँ पर कि एक जो कार्डियक साइकिल है, यानी कि एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और वापस से रिलैक्सेशन, ये कितने टाइम में पूरा होता है बेटा, तो 0.8 सेकेंड में। समझ पा रहे हो, कंप्लीट इन 0.8 सेकेंड। इस चीज़ को आपको बेटा याद रखना है। समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल और एक चार्ट की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम ट्राई करेंगे कि आप हमेशा इसको याद रखें। ठीक है, क्या करें, हमेशा याद रखें। तो देखो इधर, यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा। साइकिल कैसा होता है, साइकिल चलाया होगा ना, ये हमने एक पहिया बनाया जिसको हमने बोल दिया कार्डियक साइकिल। टाइम कितना है बेटा, 0.8 सेकेंड। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया बेटा, इधर हमने 0.4 सेकेंड ले लिए। समझ पा रहे हो। और फिर आधे टाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को कहा 0.1 सेकेंड और दूसरे को कहा बेटा 0.3 सेकेंड। समझ पा रहे हो गया ना डिवीज़न पूरे 8 सेकेंड्स का, 0.8 सेकेंड का। ठीक है, तो अब देखो 0.4 इधर, 0.1, 0.3, यहीं पर पूरा खेल ख़त्म हो जाना है। तो ज़रा ध्यान दो बेटा, इधर यहाँ पर जो हमने चैम्बर्स पढ़े थे हार्ट के, यहाँ पर पहले बना लेते हैं, फिर तुमको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अपन ने बनाए चैम्बर्स। ठीक है, तो एक साथ ये जो दोनों एट्रिया हैं, ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। समझ पा रहे हो। यहीं पर तो था ना ऐसे नोड, ऐसे नोड से सिग्नल आया, सबसे पहले एट्रिया पे पहुंचा, एट्रिया ने किया कॉन्ट्रैक्ट। तो जो 0.1 सेकेंड है ना बेटा, ये है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, यानी कि सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। समझ पा रहे हो। और फिर क्या हुआ, एट्रिया होंगे रिलैक्स। फिर यहाँ पर जो 0.3 सेकेंड का टाइम है बेटा, तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये कौन सा टाइम है बेटा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिस्टोल। सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जो ये 0.4 सेकेंड है बेटा, ये कैसा है, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स होंगे, इसीलिए इसको बोल देंगे जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अब हमने क्या किया, कार्डियक साइकिल को यहाँ पर सिंपली डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पर हम इस तरीके से पढ़ेंगे, टाइम लिखेंगे ये तीनों, और फिर नीचे देखेंगे कि कहाँ पर उस टाइम में क्या हो रहा होगा। तो ज़रा ध्यान दो मेरे साथ। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे टाइम। ठीक है, टाइम लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे कि उस समय एट्रिया में क्या हो रहा होगा, उस समय वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा होगा, उस समय एवी वॉल्व जो हैं
एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, उनमें क्या हो रहा होगा? सेमी ल्यूनार वॉल्व्स में क्या हो रहा होगा? सेमी ल्यूनार वॉल्व्स में क्या हो रहा होगा? और उस समय ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा होगा? ठीक है, समझ पा रहे हो इतना? तो यहाँ पर इस तरीके से हम करेंगे डिवीज़न। तो देखो टाइम बेटा पहला कितना है? 0.1 सेकेंड का। फिर दूसरा टाइम हमारा कितना है? 0.3 सेकेंड का। और बेटा तीसरा टाइम कितना है? 0.4 सेकेंड का। ठीक है, सेकेंड, और यहाँ पर भी लिखेंगे सेकेंड। समझ पा रहे हो? अब एक एक करके ज़रा सा यहाँ पर ध्यान दो। अब देखो बेटा मेरे साथ साथ ज़रा पढ़ने की कोशिश करो। जो 0.1 सेकेंड का टाइम है उसमें हमने क्या लिखा? एट्रियल सिस्टोल, यानी कि सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। उस टाइम ये दोनों चैम्बर, चाहे राइट एट्रिया हो चाहे लेफ्ट एट्रियम हो, दोनों क्या कर रहे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो 0.1 सेकेंड का टाइम है उसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और बेटा जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होंगे। वेंट्रिकल्स कैसे हैं बेटा? रिलैक्स्ड हैं। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड। अब ध्यान दो, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, यानी कि इधर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, तो बेटा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है। तो ये वाले जो वॉल्व्स हैं बेटा ये कैसे होंगे? ओपन होंगे, तभी तो ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा ना। तो ये जो 0.1 सेकेंड का टाइम है यहाँ पर एवी वॉल्व्स कैसे होंगे बेटा? ओपन होंगे। ठीक है, उसी टाइम सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। अब सेमी ल्यूनार वॉल्व्स कौन से थे? तो देखो बेटा ये जो यहाँ पर वेंट्रिकल से जा रही थी पल्मोनरी आर्टरी, और उधर से कहाँ जा रहा था? आयोटा में। तो हमने यहाँ पर सेमी ल्यूनार वॉल्व्स पढ़े थे ना, पल्मोनरी आर्टरी वेंट्रिकल और आयोटा और वेंट्रिकल के बीच में। तो बेटा ब्लड इधर से इधर आ रहा है ना 0.1 सेकेंड में, तो ये वॉल्व्स इस टाइम कैसे होंगे? क्लोज होंगे। समझ पा रहे हो? कैसे होंगे? क्लोज होंगे, क्लोज्ड। और ब्लड फ्लो कहाँ से हो रहा है? तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर ज़रा लिखो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में। आया समझ में इतना? 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, एवी वॉल्व ओपन है क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, और सेमिलुनर वाल्व अभी क्लोज है। ठीक है, ब्लड फ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल में, एट्रियम से वेंट्रिकल में। इतना हमने किसके बारे में स्टडी किया? 0.1 सेकेंड। अब चलते हैं अगले पे 0.3 सेकेंड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पर अब हमने लिखा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेटा हमने पढ़ा कॉर्डी टेंडिनी है ना। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉर्डी टेंडिनी किससे अटैच है? यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से, और ये वॉल्व धप से बंद हो जाएगा क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से जो ब्लड इधर आया है वो वापस ऊपर ना चला जाए। जाना कहाँ है? इधर जाना है, पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में। तो जब इधर जाना है तो सेमी ल्यूनार वॉल्व क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे, और एवी वॉल्व क्या होंगे? क्लोज होंगे बेटा। ठीक है, अब एट्रिया की बात करो 0.3 सेकेंड के रिस्पेक्ट में, तो एट्रिया क्या हो गया बेटा? रिलैक्स्ड हो गया। एट्रिया हो गया रिलैक्स्ड। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
समझ पा रहे हो। और एवी वॉल्व्स अब क्लोज हो जाएंगे जिससे कि बैक फ्लो ना होने पाए। एवी वॉल्व क्लोज्ड 0.3 सेकेंड में। और सेमील्यूनार ओपन होंगे जिससे कि आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में क्या ब्लड जा पाए। सेमील्यूनार वॉल्व बेटा यहाँ पर ओपन होंगे। समझ पा रहे हो। अब बात करो ब्लड फ्लो की, तो इस टाइम ब्लड फ्लो कहाँ हो रहा होगा। ये जो राइट है, जो राइट वेंट्रिकल है, समझ पा रहे हो, इससे कहाँ जा रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा होगा आयोटा में जा रहा होगा। ठीक है। तो जो बेटा राइट वेंट्रिकल है वहाँ से कहाँ जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ब्लड कहाँ जा रहा है इस टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है आयोटा में, आयोटा में। समझ पा रहे हो इतना। ठीक है। आया समझ में कि 0.3 सेकेंड में कौन सा खेल चल रहा है हमारे हार्ट में। ठीक है। अब इधर बात करते हैं, इधर बात करो ज़रा। अब हमने कहा 0.4 सेकेंड पर अपन शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो 0.4 के बारे में हमने क्या लिखा ज्वाइंट डायस्टोल। क्या लिखा ज्वाइंट डायस्टोल, यानी कि ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड है और ना ही वेंट्रिकल, दोनों ही बेटा कैसे हैं रिलैक्स हैं, दोनों ही रिलैक्स्ड हैं। एट्रिया भी रिलैक्स्ड, वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड। ठीक है। अब बताओ एवी वॉल्व्स कैसे होंगे। एवी वॉल्व्स कैसे होंगे, ओपन होंगे बेटा, क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स हुए, ठीक है, कॉर्डी टेंडनी जिनकी हेल्प से एवी वॉल्व बंद थे वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुए, पैपिलरी मसल से अटैच थे ना वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट था, कॉर्डी टेंडनी ऊपर की तरफ उठे और वॉल्व बंद। समझ पा रहे हो। अब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, नीचे की तरफ पैपिलरी मसल्स खिसकी, उन्होंने कॉर्डी टेंडनी को खींचा और वॉल्व ओपन हो गया। समझ पा रहे हो। तो एवी वॉल्व यहाँ पर बेटा ओपन, एवी वॉल्व कैसे हैं ओपन है। ठीक है, ओपन लिखा आपने। अब सेमील्यूनार वॉल्व क्लोज, समझ पा रहे हो। सेमील्यूनार वॉल्व अगेन क्लोज। ठीक है, क्योंकि जब वेंट्रिकल से ब्लड इधर आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा रहा है, वेंट्रिकल हो गए हैं रिलैक्स, तो सेमील्यूनार वॉल्व कैसे हो जाएंगे बेटा क्लोज हो जाएंगे। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ब्लड फ्लो किधर से किधर हो रहा होगा। तो बेटा इस टाइम क्या हो रहे होंगे एट्रियम फिल हो रहे होंगे, यानी कि जो वेन्स हैं, वेना केवा हैं, वो क्या कर रही होंगी पूरी बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड को एट्रियम में भर रही होंगी। समझ पा रहे हो। तो ज़रा पहला केस, तो जो राइट एट्रियम है यहाँ पर कौन कौन ब्लड ला रहा है, वेना केवा सुपीरियर और इन्फीरियर और कोरोनरी साइनस। ठीक है, वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा बेटा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। समझ पा रहे हो। अब दूसरा केस उधर, अब वहाँ लंग से ऑक्सीजन लेकर के चली आ रही होगी पल्मोनरी वेन, और वो किसको फिल कर रही है लेफ्ट एट्रियम को। ठीक है, तो दूसरा केस बेटा है पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जा रहा होगा बेटा तो लेफ्ट एट्रियम में जा रहा होगा। समझ पा रहे हो। तो इतना तो हमने पढ़ा। अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा कि जो ये समय है 0.4 सेकेंड का, उसमें एवी वॉल्व ओपन है। ठीक है, और ब्लड भर रहा है किन में एट्रियम में। जब बेटा एवी वॉल्व ओपन है तो वेंट्रिकल जस्ट इसके नीचे ही तो है ना।
ठीक है, तो जब यहाँ एट्रियम भर रहे हैं 0.4 सेकेंड में और एवी वॉल्व खुले हैं और वेंट्रिकल इसके जस्ट नीचे है, तो फ्लूइड है ना ब्लड, इसका नेचर कैसा होता है, नीचे की तरफ फ्लो करना। तो क्या इस दौरान वेंट्रिकल्स में ब्लड भर रहा होगा या फिर नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होते हैं, एवी वॉल्व ओपन है, तो जैसे जैसे एट्रियम भर रहा है वेना केवा और कोरोनरी साइनस की हेल्प से, वैसे ही वैसे ब्लड भरता जाता है वेंट्रिकल्स में, और हम कहते हैं कि बिना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के ही 70% ब्लड वेंट्रिकल्स में भर जाता है। समझ पा रहे हो? रिमेनिंग जो 30% है वो जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो झड़ से वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही 70% ब्लड वेंट्रिकल्स में भर जाता है बेटा। ठीक है, तो जरा इधर ध्यान दो, राइट एट्रियम से जो 70% ब्लड है बेटा, 70% ब्लड है, वो रिलैक्सेशन के दौरान ही कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। आया समझ में इतनी बात? वही केस इधर होगा, जो लेफ्ट एट्रिया है यहाँ से भी बेटा 70% ब्लड रिलैक्स्ड स्टेट में ही कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। समझ पा रहे हो? तो अब जरा वापस आओ, 70% तो इधर ही भर गया, तो जब ये एट्रिया अगले 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितने परसेंट ब्लड देगा, ओनली 30%। आया समझ में? यही है पूरी कार्डियक साइकिल, जिसको तुम जीवन भर पढ़ते रहते हो, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कभी भी समझ में नहीं आती है कि कब क्या हो रहा है, और इन 0.8 सेकेंड को हम कैसे कैसे डिवाइड करें। ठीक है, तो इस टेबल की हेल्प से तुम इसको पढ़ सकते हो। आया समझ में सबको कार्डियक साइकिल? तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये क्या है, साउंड्स ऑफ हार्ट। ठीक है, यहाँ पर भी अपन को हार्ट बनाना पड़ेगा और तुमको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ। साउंड्स ऑफ हार्ट के लिए अपन यहाँ पे हार्ट बनाएंगे, उसके चैम्बर्स यहाँ पर 4 चैम्बर। ठीक है, तो बेटा जब तुम कहते हो ना कि दिल धक धक करता है, धक धक करने लगा, तो वो धक धक नहीं होता है, वो लब डब होता है। ठीक है, क्या होता है, लब डब। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर था हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व और इधर था बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर है सेमील्यूनार वॉल्व इधर वाला, और सपोज करो कि यहाँ पर है सेमील्यूनार वॉल्व इधर वाला। ठीक है, तो बेटा जब एट्रिया ने किया कॉन्ट्रैक्ट, तो एवी वॉल्व कैसे थे, ओपन थे, ब्लड इधर से इधर आया। अब जब वेंट्रिकल्स ने किया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो एवी वॉल्व था बेटा, वो धप से बंद होता है। ठीक है, कैसे होगा, धप से बंद। और जो दोनों एवी वॉल्व्स के बंद होने की आवाज़ है, वो है हार्ट का फर्स्ट साउंड, जिसको बोलते हैं लब। समझ पा रहे हो? फिर क्या हुआ, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड कहाँ भेज दिया, पल्मोनरी आर्टरी और इधर से आयोटा। समझ पा रहे हो? फिर वेंट्रिकल्स हुए रिलैक्स, और जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए तो पल्मोनरी आर्टरी से वापस ब्लड इधर ना आ जाए, आयोटा से वापस ब्लड इधर ना आ जाए, इसीलिए ये सेमी ल्यूनार वॉल्व धप से बंद होते हैं। ये है हार्ट का सेकंड साउंड, जिसको बोलते हैं डब। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इधर ध्यान दो बेटा, जो साउंड्स ऑफ हार्ट हैं वो कितने हैं बेटा, 2 हैं। पहला जो साउंड है हार्ट का वो है लब। ठीक है, लब। और ये कौन सा है, डब। समझ पा रहे हो? जो एवी वॉल्व यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होते ही एवी वॉल्व जो धप से बंद होंगे तो साउंड आएगा लब,
और वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के बाद जैसे ही सेमी ल्यूनार वाल्व बंद होंगे धप से, तब क्या साउंड आएगा? डप। समझ पा रहे हो? यही है दो हार्ट साउंड जिसको तुम चिल्लाते रहते हो कि धक धक करने लगा मेरा दिल। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे सुनो ज़रा। तो जो लब साउंड है ये कब प्रोड्यूस होगा? जब क्लोजर होगा एवी वॉल्व्स का। ठीक है, प्रोड्यूस व्हेन एवी वॉल्व्स आर क्लोज्ड। ठीक है, जब एवी वॉल्व्स क्लोज्ड होंगे यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम ऐसा होगा। ठीक है, अब एल लब का अपन कौन सा लेटर उठाएंगे? एल लेटर उठाएंगे और इसके कैरेक्टर्स इसी एल लेटर से निकल आएंगे। जो लब साउंड है बेटा वो कैसा है? लाउडर है, लो पिच है, लो पिच्ड है, और बेटा कैसा है? लॉन्गर ड्यूरेशन। कैसा है? लॉन्गर ड्यूरेशन। समझ पा रहे हो? याद रखोगे लब को, लब को याद रखना है। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। तो लब कब प्रोड्यूस हुआ? जब एवी वॉल्व धप से बंद हुए। अब वेंट्रिकल्स हो गए रिलैक्स और सेमी ल्यूनार वॉल्व क्या होंगे? धप से बंद होंगे। तो अब आ जाएगी डुप। ये डुप क्या है बेटा? ये हार्ट का सेकेंड साउंड है। ठीक है, तो कब प्रोड्यूस होगा? जब क्लोज होंगे सेमी ल्यूनार वॉल्व। ठीक है, प्रोड्यूस्ड व्हेन सेमी ल्यूनार valves आर क्लोज्ड। ठीक है, और कब क्लोज होंगे? जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा बेटा। ठीक है, ये क्या हुआ? सेमी ल्यूनार वॉल्व क्या हुए? क्लोज हो गए। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर ये लाउडर था तो बेटा ये कैसा होगा? डल होगा। ये लो पिच है तो ये कैसा होगा? हाई पिच होगा, हाई पिच्ड होगा। और ये लॉन्गर ड्यूरेशन तो ये कैसा होगा बेटा? शॉर्टर ड्यूरेशन। समझ पा रहे हो? क्लियर हो गए सबको हार्ट साउंड्स? ठीक है, क्लियर हो गए हार्ट साउंड्स। पहला है लब और दूसरा है डप। लब कब आया? जब एवी वॉल्व क्लोज हुए। डप कब आया? जब सेमी ल्यूनार क्लोज हुए। याद रखोगे इसको। अब आते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक मतलब जब कभी भी जीवन में तुम अपने नाव पे जरूर बैठे होगे, नाव पे जरूर बैठे होगे, वो जो ऐसे हाथ से चलती है। ठीक है, तो वो एक तरीके का वो लिए होता है पैडल, और वो पैडल ऐसे पानी में डालता है और एक स्ट्रोक मारता है, इतना सारा पानी पीछे हो गया। ऐसे लिया, एक स्ट्रोक मारा, इतना पानी पीछे हो गया और नाव क्या हुई? आगे बढ़ गई। तो वो एक पैडल की हेल्प से जितना पानी उसने एक बार में पीछे किया वो क्या हो गया? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक तो कहते हैं ना, जब सीलिया पढ़ते हो, फ्लैजला पढ़ते हो कि वो ऐसे ऐसे बीट करते हैं, स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक। समझ पा रहे हो? तो उस नाव वाले ने अपना पैडल पकड़ा और एक स्ट्रोक मारा तो कितना पानी उसने पीछे कर दिया। तो यहीं पर कनेक्ट करो। जब एक वेंट्रिकल, एग्जाम्पल लो लेफ्ट वेंट्रिकल, एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट से बाहर पंप कर दिया? क्या बोल दिया? स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ पा रहे हो? तो देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बेटा? एक वेंट्रिकल से, और हम यहाँ पर एग्जांपल किसका लेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, मेजरली लेफ्ट वेंट्रिकल की ही बात करेंगे क्योंकि वो पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने पर हार्ट से कितने ब्लड को बाहर फेंक देता है? बाहर
पंप कर देता है। जैसे कि नाव वाला एक बार पैडल मारने पर कितना पानी पीछे कर देता है, वैसे ही यहाँ पर इसी को बोल देंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो क्या है, द ब्लड pumped by लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर यहाँ पर ईच वेंट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है, एक वेंट्रिकल भी, लेफ्ट वेंट्रिकल। द ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन सिस्टोल, इन वन सिस्टोल, इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम बोल देंगे बेटा, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है बेटा, ये होता है 70 ml, यानी कि जब एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एक बार में 70 ml ब्लड को हार्ट से बाहर पंप कर देगा। फिर आया कार्डियक आउटपुट, फिर बेटा नया चीज़ आ गया, और ये बोले कि अपन कार्डियक आउटपुट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, कार्डियक आउटपुट एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है किसका, हार्ट बीट और स्ट्रोक वॉल्यूम का, समझ पा रहे हो, हार्ट बीट और स्ट्रोक वॉल्यूम का। और इसको हम कब निकालते हैं, पर मिनट निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। द ब्लड पंप बाय अ वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये क्या बोल दिया हमने, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट बोल दिया बेटा, ठीक है। अब इसी से अपन दूसरा पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर कि आखिर कार्डियक आउटपुट हमने कह तो दिया 1 मिनट में, लेकिन अपन इसको निकालेंगे कैसे, तो कैसे निकालेंगे, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट क्या है बेटा, ये है हार्ट बीट, समझ पा रहे हो, ये क्या है, हार्ट बीट। तो अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, हार्ट रेट कितनी थी अपन की, 72 टाइम्स, ठीक है। इसी का रिजल्ट यानी कि इसी में जोड़ देंगे कि एक बार में स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को अपन को जोड़ देना है। हार्ट रेट 72 और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बेटा, 70 ml है, ठीक है, 70 ml। तो जो 70 ml ब्लड है, अगर ये 72 टाइम्स क्या होगा, पंप किया जाए, ठीक है, 70 ml ब्लड 72 टाइम्स पंप किया जाए तो 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट से पंप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है बेटा 5040 ml, लगभग 5 लीटर, ठीक है। तो 5 लीटर क्या हो गया तुम्हारा, कार्डियक आउटपुट। यहाँ पर देखो, एक स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, यानी कि एक बार में 70 ml पंप किया, तो 72 बार में कितना पंप कर देंगे, तो 5040 मिलीलीटर, यानी कि लगभग 5 लीटर। और तुम्हारी बॉडी में, यानी कि एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में कितना ब्लड होता है, 5 लीटर या फिर 5.5 लीटर। तो सोचो बेटा, 1 मिनट में तुम्हारा हार्ट तुम्हारे पूरी बॉडी के ब्लड को इधर से उधर अल्टा पल्टा दे रहा है, समझ पा रहे हो। तो ये क्या हमने निकाला, स्ट्रोक वॉल्यूम को, क्या स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलेंगे, एक वेंट्रिकल एक बार में कितना ब्लड पंप कर रहा है। कार्डियक आउटपुट, एक वेंट्रिकल 1 मिनट में, यानी कि 72 बार में कितना ब्लड पंप कर रहा है। अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए कभी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो, समझ पा रहे हो। अब ज़रा नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे क्या है, ब्लड प्रेशर।
नेक्स्ट पे क्या है, ब्लड प्रेशर। बेटा इसका भी किससे कांटेक्ट है, सिस्टोल और डायस्टोल से। समझ पा रहे हो? ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर है क्या, ब्लड प्रेशर है बेटा प्रेशर एक्सर्टेड यानी कि लगाना, एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, या फिर आर्टरीज, क्योंकि बेटा आर्टरीज ही एकदम पंप जब होता है ब्लड से, तो आर्टरीज ही हैं जो क्या कर रही हैं, ब्लड को ले जा रही हैं प्रेशर वाले। वेन्स तो क्या कर रही हैं, कलेक्ट कर रही हैं बॉडी से और वापस लाके कहाँ छोड़ दे रही हैं ब्लड को, हार्ट में। वेन्स में भी होता है प्रेशर। अब ये मत कहना कि नहीं वेन्स में तो प्रेशर ही नहीं है, लेकिन प्रेशर को आर्टरीज में नापते हैं। समझ पा रहे हो? अब देखो ज़रा बेटा यहाँ पर ध्यान दो, ये थी ब्लड वेसल, ये है सपोज ब्लड वेसल या फिर आर्टरी, इसके अंदर घूम रहा है ब्लड। कौन घूम रहा है, ब्लड घूम रहा है। तो अब जो ये ब्लड घूम रहा है वो इसकी वॉल पर बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा बेटा, प्रेशर लगा रहा होगा। जैसे कि तुमने देखा होगा बारिश के सीज़न में बांध फट जाते हैं, बांध टूट जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो क्या कर रहे हैं, पानी का अमाउंट इतना ज़्यादा है कि वहाँ की वॉल क्या हुई, रप्चर हो गई। तो रप्चर हुई कैसे, इधर से जो पानी बहता चला आ रहा है वो इसकी वॉल पे एक प्रेशर ही तो दे रहा है, तभी तो क्या हुआ, बांध टूट गया। तो यहाँ पर भी तो अपन का ब्लड बह रहा है ना, ब्लड भी क्या है, फ्लूइड है। और जब यहाँ पर ये बहता हुआ चला जा रहा है तो ये भी इसकी वॉल पर क्या दे रहा है, एक प्रेशर दे रहा है। समझ पा रहे हो? तो जो प्रेशर ब्लड वेसल की वॉल पर लगाता है इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझ पा रहे हो? जब बीपी हाई होता है तो तुमने सुना होगा कि नसें फट गई, दिमाग की नसें फट गई। यही होता है, जैसे बांध टूट गया ना बेटा, जब ज़्यादा पानी आया और वॉल पे क्या मारा, प्रेशर, बांध टूट गया। ऐसे ही बेटा ये आर्टरीज हैं जिनके अंदर ब्लड बह रहा है, बीपी बढ़ गया तो ये प्रेशर इन्होंने बहुत ज़्यादा मारा आर्टरीज की वॉल पर और आर्टरीज रप्चर हो गई। और तुमने सुना कई लोगों के मुंह से कि नसें फट गई। समझ पा रहे हो? तो यही है बीपी। इसको भी पीछे से कनेक्ट करो, ठीक है। फिर ज़रा अपन एक हार्ट बनाएंगे और इसके चैम्बर्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लेते हैं 2 ब्लड वेसल्स, ठीक है। 2 ब्लड वेसल्स बनाई अपन ने। अब बेटा ध्यान दो, कहाँ कौन इनको ब्लड देगा, वेंट्रिकल। एट्रिया नहीं देगा, एट्रिया तो यहीं पर लाएगा, है ना। वेंट्रिकल ने बेटा किया कॉन्ट्रैक्ट और एकदम से बहुत सारा ब्लड हार्ट से निकला बाहर, ठीक है। तो वेंट्रिकल जब है बेटा कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेज को अपन बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में ब्लड बाहर निकला और यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। समझ पा रहे हो? तो बेटा जैसे अभी बांध वाला एग्जाम्पल दिया, ज़्यादा पानी तो बांध की वॉल पर ज़्यादा प्रेशर, तो यहाँ से एकदम से ज़्यादा सा ब्लड निकला और यहाँ पहुँच गया। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना। और ये होता है लगभग 120 mmHg। समझ पा रहे हो? 120 mmHg, क्योंकि ये प्रेशर वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आया, यानी कि सिस्टोल की वजह से आया, इसीलिए इसको कह देते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर कितना, 120 mmHg, ठीक है। याद रखोगे इस चीज़ को। अब बेटा वेंट्रिकल हो गए रिलैक्स। कैसे हो गए, रिलैक्स हो गए, यानी कि वेंट्रिकल्स का कौन सा स्टेज आया बेटा, डायस्टोल आया, डायस्टोल आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रेशर कैसा होगा,
कम होगा, क्योंकि अब इधर से कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो खटाखट खटाखट ब्लड को भेजे जा रहा है, समझ पा रहे हो। और जब ब्लड आ नहीं रहा है और आर्टरीज़ में भी जो ब्लड आया था वो आगे की तरफ मूव कर गया, ठीक है, ऑर्गन्स तक पहुंच गया, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम प्रेशर होगा, थोड़ा कम प्रेशर होगा बेटा। और ये प्रेशर होता है लगभग 80 mmHg, ठीक है। तो ये जो 80 mmHg है ये क्यों आया, क्योंकि वेंट्रिकल कैसे हैं, रिलैक्स है, यानी कि डायस्टोलिक कंडीशन में है। तो ये जो 80 mmHg है बेटा, 80 mmHg, इसको क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 80 है, समझ पा रहे हो। जबकि सिस्टोलिक कितना है, 120 mmHg। समझ पा रहे हो क्या हुआ, क्यों वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, क्यों यहाँ प्रेशर कम है, ठीक है। तो ये अपन ने डिस्कस किया किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। अब इन्हीं चीज़ों को हम ज़रा सुंदर सुंदर तरीके से लिख लेंगे, जिससे कि हमें जब हम रिवाइज़ करें तो अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। तो यहाँ पर देखो, ब्लड प्रेशर को अपन डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। पहला लिखेंगे सिस्टोलिक और बेटा दूसरा लिखेंगे डायस्टोलिक, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो सिस्टोलिक वाला था वो क्यों आया, वो क्यों आया, क्योंकि वेंट्रिकल्स कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रेशर ऑफ ब्लड on walls of arteries during systole, या फिर इसी को अपन बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो जो प्रेशर वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम आया, क्या बोल दिया, सिस्टोलिक प्रेशर। ये कितना है बेटा, 120 mmHg है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, डायस्टोलिक प्रेशर बेटा कब आया, प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। प्रेशर ऑफ blood on the walls of arteries when during relaxation या फिर डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। समझ पा रहे हो इतना। और ये कितना होता है बेटा, 80 mmHg, ठीक है। ये हुई ब्लड प्रेशर की बात, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बेटा ब्लड प्रेशर को नापते कहाँ से हैं, तो जब तुम कभी भी अपनी मम्मी का, पापा का, किसी का भी ब्लड प्रेशर वहाँ पे मेज़र कराने गए होगे तो तुमने देखा होगा, यहाँ पर वो एक पट्टी जैसी बांध देता है और फिर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। तो यहाँ पर बेटा एक आर्टरी चली आ रही है जिसका नाम है ब्रैकियल आर्टरी, और उसी में ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है, ठीक है। मेजर्ड इन ब्रैकियल आर्टरी, समझ पा रहे हो। और एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो वो तुम्हारे यहाँ पे लगा के, और पूरा उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है, उसमें देखता रहता है बैठ के कि कितना चढ़ा ऊपर, समझ पा रहे हो। उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। मेजर्ड बाय स्फिग्नोमैनोमीटर
मीटर। ठीक है, तो ये हुए दो इम्पॉर्टेंट नोट्स। अब एक टर्म आता रहता है बेटा क्वेश्चंस में, पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन दूसरा नोट्स लिखेंगे, एक नोट और लिखेंगे कि जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बीच का डिफरेंस है, अभी बताएंगे। जो डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। समझ पा रहे हो इतना? अब देखो अपन कैसे निकालेंगे। सिस्टोलिक कितना था? 120 था बेटा, और डिफरेंस यानी कि इसमें से माइनस करेंगे किसको? 80 को। कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 40 mmHg, और ये जो 40 mmHg है ये होता है अपन का पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर। ठीक है, समझ पा रहे हो इन चीज़ों को? देखो कितना आसान है, और तुम हमेशा कंफ्यूज घूमते रहते हो कि अरे क्या है सिस्टोलिक, क्या है डायस्टोलिक, और क्या होने वाला है कार्डियक साइकिल में। ठीक है, तो सभी लोग आई होप कि इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और आज सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।